नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 वीडियो नंबर 11। ठीक है, 11वां भाग आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा दोबारा कुछ बता देना चाहूँगा जो हमने पीछे की वीडियो में पढ़े थे उसके बारे में। पीछे के वीडियो में हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा। वीडियो नंबर 8 था, उसमें प्रतिरोध क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है। फिर 9 नंबर जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने प्रतिरोधकता और चालकता के बारे में पढ़ा। उसके बाद लास्ट वीडियो में यानी 10 नंबर वीडियो में हम लोगों ने प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में कुछ अंतर किया था और उस पर डिपेंड कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़े थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे। तो प्रतिरोध की बात चल रही है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कार्बन प्रतिरोध की चर्चा करूंगा, क्योंकि हमने प्रतिरोध कितने प्रकार के पढ़े थे? 2 प्रकार के, तार आबद्ध प्रतिरोध और एक प्रतिरोध पढ़ा था जिसने हमने नाम दिया था कार्बन प्रतिरोध। तार आबद्ध प्रतिरोध, तार होते हैं मिश्र धातु के, बताया था ना मैंने आपको। पहले के वीडियो देखेंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्रम से देखें बच्चों और टॉपिक समझ में आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आराम से आप क्लियर कर सकते हो। और पसंद आता है वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। जैसा कि मुझे पता है कि कुछ बच्चे लगातार मेरे से जो पढ़े हुए वो बच्चे जुड़ रहे हैं लगातार और वीडियो फॉलो कर रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं, और ताकि उनको इसका पूरा फ़ायदा हो, वो भी वीडियो देखें। तो बच्चों देखो, ताराबद्ध प्रतिरोध हमने ये बताया था कि मिश्र धातु का बना होता है, थोड़े महंगे होते हैं और उच्च मान के नहीं बनाए जा सकते। कार्बन प्रतिरोध के बारे में ये बताया था, ये कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं? ये कार्बन के बने होते हैं, सस्ते होते हैं, छोटे होते हैं। इनकी कुछ विशेषता मैंने बताई थी। नंबर 1 किसके बने होते हैं? कार्बन के। वहाँ पर भी बताई थी मैंने बातें, दोबारा लिख देता हूँ। नंबर 2 छोटे आकार के होते हैं, सूक्ष्म, छोटे होते हैं, हल्के भी होते हैं और सस्ते होते हैं। ठीक है, और नंबर 3 बात जो कि इम्पोर्टेंट है, उच्च मान के प्रतिरोध बनाए जा सकते हैं, उच्च मान के होते हैं। हाई रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं, बड़े प्रतिरोध इनसे हम बना सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं कार्बन प्रतिरोध। और इसमें होता क्या है कि कार्बन की एक मतलब बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग एजेंट बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, उसमें बाइंडिंग एजेंट की सहायता से, यानी बंधनकारी बोलते हैं जिसको हिंदी में, बंधनकारी, यानी कार्बन का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको बाइंडिंग किया जाता है और उसको एक छोटे से एक बेलनाकार रूप में इस प्रकार ढाला जाता है। छोटा सा टुकड़ा होता है इसे, ठीक है, बेलनाकार रूप में डाला जाता है। और आप देख सकते हो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, इसका मैं पूरी डिटेल क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसका जो भी इसका उपकरण है वो कोशिश करूँगा कि आगे की क्लासों में मैं ज़रूर दिखाऊं, क्योंकि प्रैक्टिकल ये सिस्टम है तो इनका भी आपको पता होना चाहिए। और इसके जो सिरे होते हैं यहाँ पर लीड लगा दी जाती हैं, ठीक है, कनेक्शन के लिए, ताकि ये आराम से ये कनेक्ट हो सके। और पूरे बड़े रूप में अगर इसको बताना चाहूँ, जैसे हम डिटेल से पढ़ें इसको, तो कुछ ऐसा ये मैं डायग्राम बनाऊँगा बड़े रूप में। ठीक है, इस प्रकार। और यहाँ ये लीड लगा दी जाती है, यहाँ से कनेक्ट हो जाता है ये। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये है संयोजक लीड। तार होते हैं, तार के टुकड़े हैं कनेक्शन करने के लिए। संयोजक लीड, ठीक है। और इन पर क्या होती है बच्चों?
इनकी वैल्यू जो भी इनका मान है वो निर्धारण करने के लिए इस बेलनाकार इस टुकड़े के ऊपर 4 अलग अलग रंगों की रंगीन पट्टियां बनाई जाती है और प्रत्येक पट्टी का एक विशेष मीनिंग होता है। ठीक है, इस पे 4 पट्टियां होती हैं अलग अलग कलर की, कलर अलग अलग होता है इन पे, 4 रंग की पट्टियां होती है, जैसे 1 2 3 4। कई बार 3 भी देते हैं तो वो आगे की बात है, लेकिन आपको 4 पट्टियां ज़रूर मिलेंगी। इनमें 4 पट्टियां होती है, याद रखो बस। ये पहली पट्टी है, ये दूसरी पट्टी है, ये तीसरी पट्टी है और ये चौथी पट्टी है। ठीक है, जैसा डायग्राम जिस प्रकार रखा हुआ होता है ना किताब में, पेपर में, जैसे भी, जैसे मैंने इस प्रकार ये डायग्राम बना रखा है, तो ये पहली पट्टी मानेंगे अपने, ये पहली पट्टी। ठीक है, इस साइड से काउंट करना है, इस साइड से 1 2 3 और 4। ठीक है, एक निश्चित मीनिंग होता है इन पट्टियों का, एक फिक्स मतलब होता है। और प्रत्येक कलर की पट्टी, प्रत्येक रंग की जो पट्टी है उसका एक अलग ही कलर कोड होता है। ठीक है, प्रत्येक पट्टी का, प्रत्येक रंग की जो पट्टी होती है, ठीक है, पट्टी का क्या होता है, कलर कोड होता है। यानी प्रत्येक कलर का कोड होता है कुछ ना कुछ। अब कौन से कलर का क्या कोड है उसके लिए आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी। ऐसा तो परीक्षा में नहीं आएगा कि ये कैसे होता है, ये वर्णन करो, ऐसे नहीं आता। परीक्षा में इस पे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, और मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट में बताया था आप लोगों को कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इस पर क्वेश्चन आया भी है और लगभग तय मान के चलो कि प्रश्न आता है। तो 4 रंग की पट्टियाँ होगी और उन पट्टियों पर आपको अलग अलग ये रंग मिलेंगे, प्रत्येक रंग का कलर कोड होगा। अब ये कलर कोड, कौन से कलर का क्या कोड होता है, कौन से पट्टी का क्या मीनिंग होता है, उसके लिए आप लोगों को 1-2 बातें याद रखनी है बच्चों। ठीक है, वो कौन कौन सी बातें हैं वो ध्यान देना। ये जो पहली जो 2 पट्टियां हैं मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रथम 2 पट्टी, प्रथम 2 पट्टियां कौन कौन सी, फर्स्ट और सेकंड। ये दोनों पट्टियां याद रखना, प्रतिरोध जो इसका होगा ना, प्रतिरोध के पहले 2 सार्थक अंकों को प्रदर्शित करेगी। प्रतिरोध के जो अंक होंगे ना, जो वैल्यू होती है, अब कौन से कलर की क्या वैल्यू होती है उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। ठीक है, तो प्रतिरोध के पहले जो 2 अंक है, उन 2 अंक में 2 अंकों को प्रदर्शित करेगी, उनके सार्थक अंकों को। समझ में आ रही बात मेरी? पहली 2 पट्टियां प्रतिरोध के पहले 2 सार्थक अंकों को प्रदर्शित करेगी। और तीसरी जो पट्टी है, कौन सी पट्टी, तीसरी और चौथी पट्टी, तीसरी पट्टी दशमलव गुणांक को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, दशमलव गुणांक को। और अंतिम जो चौथी पट्टी है वो सहारता प्रतिशत को दर्शाती है। ठीक है, इस प्रकार इन चारों पट्टियों का अपना अपना मीनिंग होता है। सहारता प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जैसे जो कार्बन प्रतिरोधक के जो सांकेतिक मान है, ठीक है, उस मान में कितना प्रतिशत विचरण हो सकता है, कितना प्रतिशत उसमें मतलब अंतर परिवर्तन कह सकते हो, वो दर्शाता है ये सहारता प्रतिशत। और कई बार ये चौथी पट्टी ये मिलती नहीं है, मैंने बोला ना आप लोगों को 3 पट्टियाँ मिलती है कई बार। ठीक है, तो चौथी पट्टी नहीं मिलती, उसके लिए एक अलग ही रिजल्ट होता है, वो मैं बताऊंगा वो आगे चलकर। तो ध्यान रखना, कार्बन पट्टिकाएँ कितने कलर की होंगी, 4 कलर, अलग अलग कलर हो सकते हैं, सेम कलर भी हो सकते हैं।
और आपको ये रखना है कि पहली दो पट्टियाँ, पहली पट्टी और दूसरी पट्टी 2 अंक होंगे, पर पहले 2 अंक होंगे, प्रथम 2 अंक। ठीक है, मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा इसका। प्रथम 2 अंक होंगे, तीसरी पट्टी डेसिमल गुणांक होगी और चौथी पट्टी सारता प्रतिशत को, यानी जो भी प्रतिशत में जो विचरण हो रहा है उसको व्यक्त करती है, कितना % विचरण हो सकता है, ठीक है, उसको व्यक्त कर सकती है। ठीक है, और इसके लिए आपको एक टेबल तैयार करनी पड़ेगी बच्चों। वो टेबल, उसमें अलग अलग कलर हैं, जैसे मैं वो टेबल यहाँ बता देता हूँ आपको। ठीक है, वो टेबल क्या है, कैसे वो बनेगी, उसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तरफ मैं रंगों के नाम लिखूँगा, ठीक है, एक तरफ मैं उनके अंक लिखूँगा, कौन से कलर का कौन सा अंक है, क्योंकि पहले ये अंक भी चाहिए ना, मैं सार्थक अंक ये लिख देता हूँ मैं, सार्थक अंक को प्रदर्शित करेगी। और फिर तीसरा मैं कहूँगा दशमलव गुणांक, तीसरा कॉलम मैं बनाता हूँ दशमलव गुणांक का, और चौथा मैं कॉलम बनाता हूँ सहारता % का। ये लो, ये 4 कॉलम बना दिए। इसका मतलब ये है कि कौन सा कलर किस प्रकार, कौन से कलर का सार्थक अंक क्या होगा, दशमलव गुणांक क्या होगा। ठीक है, वो चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब समझना, ये जो कलर है, ये कलर आप लोगों को क्रम से याद रखने बच्चों, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और क्रम से ये जो कलर है वो कैसे हैं, पहला कलर होता है काला, दूसरा होता है भूरा, तीसरा होता है लाल, चौथा कलर होता है नारंगी, पांचवा पीला, फिर हरा, उसके बाद नीला, बैंगनी, फिर, ठीक है, ये क्रम से लिख रहा हूँ मैं, इनका एक मेथड भी बताऊंगा जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ये बैंगनी, और फिर उसके बाद में धूसर, जिसे हम ग्रे कलर बोलते हैं। ठीक है, ग्रे, फिर आता है सफ़ेद, सुनहरा गोल्डन कलर का, उसके बाद में चांदी रंग का, चांदी रंग का सिल्वर कलर होता है ना, और फिर लास्ट है वर्णहीन। ये क्रम आपको इसी प्रकार याद रखने हैं, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, धूसर या ग्रे, सफ़ेद, सुनहरा, चांदी रंग और वर्णहीन। ठीक है, अब इनके जो सार्थक अंक है वो कुछ ऐसे होते हैं बच्चों। जैसे काले कलर के लिए जो सार्थक अंक है वो इस प्रकार होंगे, आप 0 से स्टार्ट कर दो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, सफ़ेद रंग तक, सफ़ेद रंग तक आप लोगों को ये मिलेंगे। ठीक है, 0 से लेकर आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। उसके बाद में सार्थक अंक आप लोगों को सफ़ेद रंग तक मिलते हैं बुक के अंदर। ठीक है, सफ़ेद रंग तक ही याद करने हैं, इसी प्रकार याद करने हैं। समझ आ रही बात मेरी? इसी क्रम से 0, 1, 2, 3, 4 नॉर्मल काउंटिंग है, ये आराम से देख सकते हैं। सफ़ेद रंग तक ही अपने को याद रखनी है। ठीक है, इतना ही किताबों में दिया हुआ मिलता है। इसके अलावा डेसिमल गुणांक पढ़ने ना, तो आपने जो ये सार्थक अंक लिखे ना, इस तरफ जो सार्थक अंक लिखे हैं उसके गुणांक बनाते जाओ, दशमलव गुणांक। जैसे इसको लिख दो आप लोग 10 की पावर 0, फिर इसको लिख दो आप लोग 10 की पावर 1। ठीक है, मैं लाइन लगा देता हूँ ऐसे। फिर इसको लिखूँगा मैं 10 की पावर 2 लाल के लिए, 10 की पावर 3 नारंगी के लिए, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, और इसको लिख दूँ मैं 10 की पावर 9, यहीं तक।
फिर इसमें आपको सारता ये दशमलव गुणांक इनमें सुनहरे और चांदी रंग के लिए भी मिलते हैं बच्चों। 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2। ठीक है, ये दशमलव गुणांक वाली टेबल हो गई। अब याद तो सिंपल हो जाएंगे ये। कलर के लिए मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो याद रखना है। और सारता प्रतिशत है ना, वो सारता प्रतिशत आपको इन लास्ट के लिए याद रखना है। जैसे सुनहरा होता है ना, सुनहरे के लिए याद रखना ±5%, चांदी के लिए ±10% और वर्णहीन के लिए ±20%। यहाँ आप लोग ध्यान दें, वर्णहीन का मतलब क्या होगा, यानी पहले तो ये देखो ये कॉलम कौन से सिस्टम का है, सारता प्रतिशत का है। और सारता प्रतिशत कौन सी पट्टी होगी, सारता प्रतिशत को दर्शाने वाली पट्टी होगी चौथी पट्टी। आपको सिंपल सी बात है। और तो अपने को टेबल में, अब ये मत टेंशन लेना कि सर अगर इनमें से कोई कुछ नहीं आएगा, जैसा टेबल है वैसे ही आपको याद करना है, वैसा ही पर्सन आएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि चौथी जो पट्टी है वो सारता प्रतिशत को बताएगी। और चौथी पट्टी बाकी और किसी कलर की नहीं मिलेगी आपको। देखो खाली पड़ा नहीं है कॉलम, चौथी पट्टी मिलेगी तो सिर्फ आपको या तो मिलेगी सुनहरी या चांदी रंग की, या कुछ नहीं मिलेगा। वर्णहीन का मतलब खाली, सिर्फ 3 ही पट्टियाँ होंगी, चौथी पट्टी होगी नहीं। अगर 3 ही पट्टी है, चौथी पट्टी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपने उसको छोड़ दिया। चौथी पट्टी अगर नहीं है मतलब वो वर्णहीन है, कोई कलर नहीं है उसमें, वर्णहीन है, तो आपको 20% लिखना है। समझ में आ रही बात मेरी? वर्णहीन है इसका मतलब आपको कितना लिखना है, 20% लिखना है। अब ये बच्चों उनकी वैल्यू निकालने, प्रतिरोध का मान निकालने के लिए एक प्रकार की टेबल बनाई जाती है। इसके अनुसार से ही हम प्रतिरोध निकालते हैं। ठीक है, याद रखना। अब इससे जाहिर क्या हुआ, एक तो ये जाहिर होता है कि लास्ट की जो चौथी पट्टी है वो या तो सुनहरी कलर की होगी या चांदी कलर की होगी या वर्णहीन, यानी कोई कलर नहीं होगा। तो आपको चौथी पट्टी सिर्फ इन्हीं तीन पॉइंट में से ही मिलेगी। और उनके लिए जो सारता प्रतिशत है वो ये याद रखने आपको। बाकी और पट्टियां हैं वो आपको अलग अलग कलर की मिल सकती हैं, उनके लिए आपको रंगों के मैंने क्रम आपको बता दिए हैं। अब बच्चों मैं इनका एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको वो फॉर्मूला यहाँ नोट करवा देता हूँ। इन कलर को याद करने का फॉर्मूला मैं नोट करवा रहा हूँ। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला ये है जो हमें हमारे गुरुजी ने बताया था। बी रॉय ग्रेट, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, और लास्ट में लिख देता हूँ मैं वर्णहीन। अब ये इसका फॉर्मूला हो गया एक टाइप से। अब इस फॉर्मूले में कौन कौन से वर्ड का मीनिंग निकलना है वो मैं बता देता हूँ। BROY, ठीक है, G इसका पूरे का, फिर B, फिर V, फिर GW, गोल्ड सिल्वर वर्णहीन। जो जो मैंने अंडरलाइन किया ना वो इनका मीनिंग है। कैसे, ध्यान देना। बी का मतलब ब्लैक काला, बी मतलब ब्राउन भूरा, ब्लैक ब्राउन। ठीक है, समझ के बात में, ये दोनों कलर साथ साथ रहने, ब्लैक और ब्राउन, काला और भूरा, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन, तो ब्लैक ब्राउन। आर का मतलब रेड, देखो इधर मैच करते जाओ, आर का मतलब रेड लाल, मिल रहा है करण? ठीक है, ओ का मतलब ऑरेंज नारंगी, करण सही है। वाई का मतलब येलो पीला, ग्रेट GRE ग्रेट, आर ग्रीन ग्रीन, ठीक है, ग्रीन हरा। फिर ब्रिटेन का बी, फिर देखो बी ब्लू नीला। ठीक है, 3 बी आए बच्चों इसमें, तो पहले 2 बी का मतलब तो ब्लैक ब्राउन, और फिर बीच में जो बी आएगा उसका मतलब नीला, यानी नीला कलर बीच में लेना आपको।
उसके बाद में वी का मतलब वॉयलेट बैंगनी, फिर जी का मतलब ग्रे कलर होता है ना, जी मतलब ग्रे। अब जी यहाँ पर 2 आए हैं, ठीक है, लेकिन इनमें क्या अंतर है वो बताऊंगा आगे। ग्रे के बाद में डब्लू यानी वाइट सफ़ेद, गोल्डन हो ही गया, सिल्वर हो गया, वर्णहीन हो गया, बाकी तो मैच हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन बच्चों को कहाँ होता है, कई बार और तो कलर ये लगभग मैच हो गए, एक तो 2 बार जी आ रहे हैं, तो ये तो कन्फ्यूजन क्लियर ही है कि इसमें देखो ग्रीन की स्पेलिंग बन रही है लगभग, ग्रीन GRE, ये ग्रीन, ये वर्ल्ड मीनिंग निकल रहा है यहाँ पर ग्रीन का, तो ये तो ग्रीन का हो गया, कन्फर्म है। अब ये जो बच गया ना, ये ग्रे है, ठीक है। फिर बात आती है बी के 3 मीनिंग निकल रहे हैं यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। ब्लू कलर बीच में लेना है, ब्लू कलर टेबल के बीच में आएगा, यानी शुरुआत में ब्लू कलर नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग होगी ब्लैक ब्राउन से, ब्लैक ब्राउन, ठीक है। तो ये कलर याद करने के लिए एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से आप लोग इनको 1-2 बार लिख कर याद करोगे तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। और फिर इनको बगैर देखकर ये टेबल बनाओ, आप लोग टेबल बनाकर इनको 1-2 बार याद करो बच्चों, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। और आप वही बात कहूँगा मैं, पुराने पेपर उठाकर देखो, आप लोग पुराने पेपर उठा कर देखोगे तो आप लोगों को इसके संबंध में ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि वास्तव में इन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहले जो कलर होंगे वो प्रतिरोध अंक को बताएंगे, कोई भी कलर आपको मिल जाए, वो 2 कलर कौन कौन से वो सिलेक्ट कर लेना, वो 2 डिजिट उनके 2 अंक सार्थक अंक होंगे प्रतिरोध के। फिर तीसरी पट्टी ये डेसिमल गुणांक की होगी, और चौथी पट्टी सारता प्रतिशत की होगी। और रंगों को याद करने के लिए इस प्रकार मैंने एक फॉर्मूला बना दिया है, वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को यहाँ पर नोट करवा चुका हूँ। इस फॉर्मूले को आप लोग याद करना है, ठीक है। और इनके मीनिंग किस प्रकार याद करोगे, वो याद हो जाएंगे, 1-2 बार इनको पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। और मैंने चौथी पट्टी के बारे में जो बात बताई वो याद रखना, चौथी पट्टी सुनहरी, चांदी या वर्णहीन मिलेगी, या कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा इसका मतलब ये है चौथी पट्टी वर्णहीन है, और उसके लिए सारता प्रतिशत 20% आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आज की इस वीडियो में मैं फ़िलहाल इतना ही बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि इसके अलावा ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चों हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं, काफ़ी समस्या होती है, बार बार अपलोडिंग होते हैं फिर कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, टेक्निकल प्रॉब्लम है ये, इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ आप लोगों को इसका मैंने मेथड क्लियर करवाया है। आगे के वीडियो के अंदर मैं कार्बन प्रतिरोध से संबंधित आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल करवाऊँगा, तो आगे के वीडियो में मैं एग्जाम्पल जो भी इसमें परीक्षा से संबंधित एग्जाम्पल पूछे जाते हैं वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। तब तक आप लोग इतना टॉपिक तैयार करो, टेबल ये तैयार कर लो, इसका फॉर्मूला नोट कर लेना और इस टेबल को अच्छी तरीके से याद करना। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को शेयर कीजिए। मैं सभी उन बच्चों से अनुरोध करता हूं जो बच्चे लगातार हमसे पढ़ते हैं और जो हमसे पढ़े हुए हैं, वो बच्चे लगातार हमसे जुड़ चुके हैं, कुछ बच्चे, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि बच्चों अपनी कक्षा के सभी बच्चों को आप इसके बारे में सूचित करें, ताकि प्रत्येक बच्चे को इस चीज़ का पूरा फ़ायदा हो सके और प्रत्येक बच्चा इस सिलेबस का फ़ायदा उठा सके और वो बच्चा भी अपनी तैयारी कर सके। जितने बच्चों के आपके पास कॉन्टैक्ट हैं, जिनसे आपकी बातचीत होती है, जिनसे आप संपर्क में रहते हो, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, जो भी आईडी से, उनको अपने इस चैनल का लिंक भेजें, या यूट्यूब पर डायरेक्ट फिजिक्स टूल सर्च करोगे तो आप लोगों को फिजिक्स टूल का अपना ये चैनल मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट, जैसे हम बार बार बताते हैं, youtube.com/c फिजिक्स टूल आप सर्च कर सकते हो अपने इस चैनल के लिए। तो आपको मैं लिख देता हूँ youtube.com/c फिजिक्स टूल, ठीक है। गूगल पर आप ये सर्च कर सकते हो, अपना चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग सबसे पहला काम ये करना, आपको सब्सक्राइब करना है बच्चों। चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है, फ़ायदा इसमें ये है कि जैसे ही नए वीडियो आएंगे पर डे आप लोगों को मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन मिल जाएगा अपने आप यूट्यूब की तरफ से, तो आपको पता चल जाएगा कि आज का वीडियो आ चुका है, ठीक है। और लगातार जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, 17 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है आगे से आगे, तो लगातार ये बढ़ता जा रहा है। तो जब तक स्कूलें नहीं खुलती हैं, कंटिन्यू जो सत्र है वो स्टार्ट नहीं होता है, तब तक आप लोग घर पे बैठकर तैयारी करें, पढ़ाई करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी और समझ में भी आ रही होंगी। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है बच्चों कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपनी क्लास के जितने भी आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, हमारे जितने भी शिष्य हैं, उन सबको आप ये वीडियो सेंड करें।
इनके लिंक भेज दें ताकि वो बच्चे इन चीज़ों को देखें, उनको फ़ायदा हो सके। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। इनके नोट्स बनाइए। जय हिंद, जय भारत।